ऐसी टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन टिप्पणियां तो उन्होंने खूब की। हालांकि किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। मोदी ने ये भी कहा कि देश के विकास में हमारे महापुरुषों का योगदान है, हमारी शासन व्यवस्था का नहीं। आम आदमी की जेब पर फिर डांका पड़ा है। पेट्रोल के दामों में ₹1.55 प्रति लीटर वृद्धि की गई है। ये बढ़ी हुई दरें रविवार आधी रात से लागू हो जाएंगी। गौरतलब है कि पिछले कुछ समय से डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमतें लगातार गिर रही हैं। तेल कंपनियों की शिकायत थी कि रुपए के गिरते स्तर के कारण उन्हें कच्चा तेल आयात करना महंगा पड़ रहा है। इससे उन्हें घाटा हो रहा है। इसी को देखते हुए पेट्रोल के दामों में वृद्धि की गई है। पेट्रोल के दामों में तो वृद्धि हो गई, लेकिन डीजल के वाहन चालकों के लिए राहत की बात यह है कि फिलहाल डीजल के दामों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। सूत्रों की माने तो तेल कंपनियां इस बार 50 पैसे की बजाय डीजल के दामों में 2 से 3 रुपए प्रति लीटर वृद्धि की मांग कर रही है। 160 वर्ष पुरानी भारत में टेलीग्राम सेवा सोमवार से हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। टेलीग्राम सेवा का संचालन करने वाली कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड ने बताया कि टेलीग्राम प्रणाली के जरिए आखिरी तार सोमवार 15 जुलाई तक पहुंचेगा। इसके बाद गौरवशाली इतिहास रखने वाली ये सेवा इतिहास के पन्नों तथा संग्रहालयों तक ही सिमट कर रह जाएगी। तार सेवा ऐसे समय बंद होने जा रही है जहां बड़े बड़े शहरों में इंटरनेट जैसी सूचना संप्रेषण के तीव्र विकल्प मौजूद हैं। वहीं इसके बंद होने का विरोध करने वालों का मानना है कि अब भी दूर दराज के कई इलाके ऐसे हैं जहां अब भी इसकी बेहद जरूरत है। आपको बता दें कि भारत का सबसे पुराना संचार तार सेवा ही है और इससे सालाना करीब 300 से 400 करोड़ का नुकसान भारत संचार निगम लिमिटेड को उठाना पड़ रहा है। मोदी प्रेम के एक दिन बाद ही बीएसपी सांसद विजय बहादुर सिंह ने एक और विवादास्पद बयान दिया। विजय बहादुर सिंह जातिगत राजनीति से नाराज हैं, जिस पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि संपूर्णानंद के बाद सिर्फ राज करेंगे अहिर देवता। इसके अलावा उन्होंने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए एक और जाति देवता का नाम लिया, जिसे हम आपको ना तो बता सकते हैं और न ही सुना सकते हैं। विजय बहादुर एक के बाद एक बयान दे रहे हैं। बसपा सुप्रीमो ने विजय बहादुर को कड़ी चेतावनी दी है, जिसके बाद उनका पत्ता पार्टी से साफ हो सकता है। बसपा सुप्रीमो मायावती द्वारा हिंदूवादी संगठनों पर रोक लगाए जाने की मांग पर भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। भाजपा ने कहा है कि अगर मायावती के अंदर हिम्मत हो तो केंद्र सरकार को चिट्ठी लिख इन हिंदूवादी संगठनों पर रोक लगाए जाने की मांग करें, अन्यथा केंद्र से समर्थन वापस ले लें। बसपा अध्यक्ष मायावती द्वारा हिंदूवादी संगठनों पर रोक लगाने की मांग पर भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने मायावती पर निशाना साधते हुए कहा कि मायावती की हैसियत आज भाजपा और संघ की वजह से बनी है। उन्होंने चुनौती भरे लहजे में कहा कि हिम्मत हो तो मायावती केंद्र को पत्र लिखकर ऐसे संगठनों पर रोक लगाने की मांग करें और कहें कि रोक लगाओ वरना समर्थन वापस ले लेंगे। नरेंद्र मोदी को संविधान की जानकारी के बाबत बोलने की नसीहत वाले मायावती के बयान पर भी भाजपा ने मायावती पर निशाना साधा और कहा कि खुद भाषण तो लिखकर बोलती हैं, ऐसे में नरेंद्र के खिलाफ बोलने से पहले खुद सोच लेना चाहिए। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में खराब हो चुकी कानून व्यवस्था के लिए राज्यपाल से राष्ट्रपति शासन लगाने की वकालत की है। इतना ही नहीं, बसपा सुप्रीमो ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मान ली जाती तब तक वो इस तरह की मांगे करती रहेंगी। बसपा सुप्रीमो मायावती के तल्ख तेवर आज राजधानी लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान देखने को मिले। बसपा सुप्रीमो मायावती ने जहां एक बार फिर से यूपी में खराब हो चुकी कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए अखिलेश सरकार पर जमकर हमला बोला और हर बार की तरह इस बार भी राज्यपाल से मांग की कि वो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए सिफारिश करें। साथ ही नरेंद्र मोदी की तारीफ करने वाले बसपा सांसद विजय बहादुर सिंह पर भी मायावती खासी खफा नजर आई और उन्होंने पार्टी की तरफ से उन्हें आखिरी चेतावनी तक जारी कर दी। साथ ही उन्होंने ऐलान कर दिया कि बहुजन समाज पार्टी अब सर्व समाज रैली करेगी। बाबू सिंह कुशवाहा का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी भ्रष्ट नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर रही है, ऐसे में वो आदमी समाज और पार्टी क्या भला नहीं कर सकता है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह से उत्तर प्रदेश से भ्रष्टाचार खत्म होने वाला नहीं है। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया कि बीएसपी नेताओं को उन्हें गलत तरीके से फंसाकर कार्रवाई की जाती है, जिसकी पार्टी निंदा कर रही है। बिहार के बोधगया धमाकों पर उन्होंने कहा कि इस पर राजनीति करना ठीक नहीं है और हम बोधगया धमाकों की निंदा करते हैं। जेल के अंदर से चुनाव लड़ पाने के फैसले पर विरोध करते हुए साफ कहा कि इसके खिलाफ वो कांग्रेस से कहेंगी कि वो इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में अपील करे। जबकि तेलंगाना राज्य के मुद्दे पर अपना मत रखते हुए बीएसपी सुप्रीमो ने यह कहा कि हम तेलंगाना राज्य का समर्थन करते हैं और केंद्र से तेलंगाना राज्य बनाने की मांग करते हैं।
साथ ही मायावती ने बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी आम चुनाव से पहले एक बार फिर से मंदिर मुद्दा उकसाना चाहती है। इतना ही नहीं, बसपा सुप्रीमो मायावती ने बाबू सिंह परिवार के समाजवादी पार्टी में शामिल होने पर जमकर निशाना साधा तो मोदी के समर्थन में उतरे बीएसपी सांसद पर भी जमकर हमला बोला और मीडिया के माध्यम से ही उन्हें आखिरी चेतावनी तक दे डाली। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव इन दिनों संगठन को चुस्त और दुरुस्त करने की मुहिम में लगे हैं। लगातार संगठन की बैठकों का दौर चल रहा है और हर बैठक पर सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव की नजर भी है। आज भी समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर समाजवादी पार्टी अधिवक्ता सभा की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों को भी बुलाया गया। बैठक के बाद अधिवक्ता सभा ने यह ऐलान किया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में सबसे अहम भूमिका सपा अधिवक्ता सभा की ही होगी। उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में सपा ने सत्ता हासिल की और अब नजरें हैं लोकसभा चुनाव पर। दरअसल इन दिनों सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव पार्टी के कई मंत्रियों और बड़े नेताओं से नाराज चल रहे हैं। वजह है सपा के संगठन की बैठकें कम होना और बैठकों में पार्टी के नेताओं का शामिल न होना। हालांकि मौखिक और लिखित रूप से मुलायम ने सभी जिला स्तर और संगठन की बैठकों को सुचारू रूप से चलाने के निर्देश भी दे दिए हैं। आज भी उसी क्रम में समाजवादी पार्टी के अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों की बैठक पार्टी मुख्यालय पर बुलाई गई, जिसमें सभी अधिवक्ता सभा के नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में मुख्य रूप से आने वाले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की भूमिका के साथ ही पार्टी को ज्यादा सीटें दिलाने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। बैठक में समाजवादी अधिवक्ता सभा ने ऐलान किया है कि लोकसभा चुनाव में अधिवक्ता सभा की अहम भूमिका होगी। बैठक में ये भी कहा गया कि सपा हमेशा से ही अधिवक्ताओं के हितों के पक्ष में रही है और जो भी वादे विधानसभा चुनाव के समय सपा ने अधिवक्ताओं से किए थे वो पूरे किए गए हैं। बहरहाल मौजूदा समय में समाजवादी पार्टी जातीय समीकरणों का ही ख्याल नहीं रख रही है बल्कि संगठन की ओवरहॉलिंग पर भी विशेष ध्यान दे रही है, क्योंकि मुलायम इस बात को जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए सिर्फ जातीय समीकरण ही नहीं बल्कि संगठन का भी चुस्त और दुरुस्त रहना जरूरी है। उत्तर प्रदेश के राज्य सुरक्षा आयोग को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी। इस मंजूरी के साथ ही उत्तर प्रदेश में इस आयोग को लेकर सियासी गहमागहमी भी शुरू हो गई है। विपक्ष ने हमला बोला है। भाजपा और कांग्रेस के मुताबिक अखिलेश सरकार आयोग बनाने में मस्त है और जनता कानून व्यवस्था के मुद्दे पर त्रस्त है। यूपी में एक बार फिर बन गया है राज्य सुरक्षा आयोग। सीएम की अध्यक्षता में बने इस आयोग में एक कैबिनेट स्तर के मंत्री और यूपी के नेता विरोधी दल होंगे। इसके अलावा मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव गृह, प्रमुख सचिव न्याय इसके सदस्य होंगे। साथ ही आयोग में 2 गैर सरकारी लोगों को राज्य सरकार नामित करेगी, जिनका कार्यकाल 3 साल का होगा। डीजीपी इस आयोग के मेंबर सेक्रेटरी होंगे। इस आयोग के जरिए अखिलेश सरकार यूपी की इमेज और कार्यशैली बदलने की कोशिश कर रही है। भाजपा कहती है कानून व्यवस्था के मुद्दे पर फिर सरकार इस तरह के प्रयोग बेमतलब कर रही है। साथ ही आरोप लगाया कि अपने कार्यकर्ताओं को लाल बत्ती देने की ये एक और कोशिश है। वहीं कांग्रेस के मुताबिक सिर्फ आयोग बनाने से कानून व्यवस्था नहीं सुधरती। इससे पहले मायावती सरकार ने राज्य सुरक्षा आयोग 2 बार बनाया था। पहली बार 2 दिसंबर 2010 को और बाद में 17 फरवरी 2011 को। अखिलेश सरकार ने इस आयोग को 1.5 साल बाद बनाया है, वो भी सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद। इस आयोग पर यूपी पुलिस का चाल चरित्र और चेहरा बदलने की नीतियां बनाने की जिम्मेदारी है। साथ ही यूपी पुलिस की मॉनिटरिंग भी आयोग करेगा। यह आयोग कितना सफल होगा इस पर तो बहस हो सकती है, लेकिन इसे लेकर सियासत अभी से शुरू हो गई है। सूबे में आई जल पिल्ले के कमोबेश 1 महीने बाद पूरा उत्तराखंड एक साथ नजर आया। दरअसल मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें सभी दलों के प्रतिनिधियों ने अपने सुझाव रखे। राज्य सरकार का कहना है कि इन सुझाव के आधार पर आपदा राहत कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा। जी हां, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने आपदा को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें केंद्रीय मंत्री हरीश रावत, सूबे के स्पीकर गोविंद सिंह कुजवाल समेत बीजेपी के तीनों पूर्व मुख्यमंत्री शरीक हुए। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी समेत अन्य दलों के लोग भी शामिल हुए। इस बैठक में बीजेपी के मुख्यमंत्रियों ने अपने तमाम सुझाव रखे। उनका कहना है कि आपदा को लेकर उचित राहत लोगों तक नहीं पहुंच पाई है, जिसमें तेजी लाने की जरूरत है। पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी का कहना है कि आपदा में बेघर हुए लोगों का पुनर्वास जरूरी है। वहीं विपक्ष के नेता अजय भट्ट का कहना था कि राज्य सरकार के वो साथ हैं, लेकिन अगर काम में कहीं कोताही रहती है तो विपक्ष अपनी आवाज उठाएगा। इस बैठक के बाद आपदा प्रबंधन मंत्री यशपाल आर्य ने कहा कि विपक्ष की तरफ से बहुमूल्य सुझाव आए हैं, जिनके आधार पर राज्य सरकार आपदा प्रभावितों को मदद देने का काम करेगी। कहने की जरूरत नहीं कि जल प्रलय के रूप में उत्तराखंड के लोगों पर दुखों का पहाड़ टूटा है। ऐसे घड़ी में सबको एक साथ काम करने की जरूरत है। ये अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि आगे भी इस तरह की एकता जारी रहे ताकि आपदा प्रभावित लोगों को सही मदद मिल सके। भाजपा के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने आज राज्य सरकार पर तीखे बयान दिए हैं। उनका कहना है कि राज्य सरकार आपदा से लड़ने में फेल रही है, यहाँ तक कि आपदाग्रस्त क्षेत्रों में जरूरी सुविधाएं भी नहीं भेजी जा रही हैं। राधा मोहन सिंह ने राज्य सरकार
के लिए आपदा से हुए जान माल नुकसान का वास्तविक आंकड़ा छुपाने की बात कही है। राधा मोहन सिंह के मुताबिक गुजरात से आई राहत सामग्री को वापस भेजा जा रहा है। उन्होंने ये बात पार्टी मुख्यालय में आपदा के नुकसान के आकलन को लेकर आयोजित हुई बैठक के बाद कही, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी, बीसी खंडूड़ी और रमेश पोखरियाल निशंक मौजूद रहे। इनके अलावा आपदा प्रभावित क्षेत्रों के विधायक और संगठन पदाधिकारियों ने नुकसान का ब्यौरा पेश किया। पूर्व सीएम खंडूड़ी का कहना है कि जल प्रलय से उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में भारी नुकसान हुआ है, जिसकी केंद्र सरकार के आपदा के मौजूदा मानकों में भरपाई नहीं हो सकती। खंडूड़ी ने आपदा कार्यों में फेल रही राज्य सरकार से प्रभावितों को नुकसान के अनुपात में बढ़ा हुआ भुगतान देने की बात कही है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ने कहा है कि 16 जुलाई को देश के सभी जिला मुख्यालयों पर आपदा में मरे हुए लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना सभा आयोजित की जाएगी, जिसमें उनके परिजन मौजूद रहेंगे। इससे जल प्रलय में मारे गए लोगों की संख्या का सही पता लगेगा। प्राकृतिक आपदा के बाद बीजेपी लगातार सरकार को घेरने की कोशिशें कर रही है। बीजेपी का कहना है कि अगर सरकार लापता लोगों का सही आंकड़ा नहीं बता पाती है तो ऐसे में सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठना भी लाजमी है। अमरोहा जिले के आदमपुर थाना इलाके के रहरा गवा मार्ग पर आज मैजिक सवारी गाड़ी और ट्रक में जबरदस्त भिड़ंत हुई। इस भिड़ंत में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 13 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर रूप से घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल अमरोहा में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। हादसे की खबर मिलने के 3 घंटे बाद ही जिले के उच्च अधिकारियों के घटना स्थल पर न पहुंचने की वजह से नाराज परिजनों ने हसनपुर रहरा मार्ग पर जाम कर दिया और जमकर बवाल काटा। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अमरोहा में हुई सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है और साथ ही अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि उनके इलाज में किसी भी तरह की कोताही न बरती जाए। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में एक तेज रफ्तार ट्रक ने महिला को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि यह महिला दिल्ली से दवा लेकर घर लौट रही थी, तभी नेशनल हाईवे 24 पार करते समय तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। वहीं लोगों को जैसे ही इस बात की खबर लगी वे मौके पर पहुंचे और नेशनल हाईवे पर 100 को रखकर जाम लगाया। पुलिस प्रशासन के खिलाफ लोगों ने नारेबाजी भी की। घटना के बाद पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है, लेकिन ट्रक चालक मौके से फरार है। नाम बन गया है अभिश्राप। मामला लखनऊ के मणियाव इलाके का है, जहां सिर्फ एक नाम के चलते किसी की करनी का फल किसी और को भुगतना पड़ता है। नाम जो आदमी की पहचान होता है, वही नाम किसी के लिए मौत का कारण बन रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लखनऊ के मणियाव इलाके के रहने वाले अशोक कुमार शुक्ला की, जिनका नाम उनके लिए अभिश्राप बन गया है। कारण है उन्हीं के घर के पास रहने वाले एक शख्स जिसका नाम भी अशोक कुमार शुक्ला है और जो अपराधी प्रवृत्ति का है और जो आए दिन अपराध किया करता है। लेकिन पुलिस बार बार निर्दोष अशोक कुमार शुक्ला को गिरफ्तार करती है। यहाँ तक बात इतनी बढ़ गई है कि अब उसके अपराधों के चलते अशोक कुमार शुक्ला को जेल तक जाना पड़ रहा है, जहां पुलिस उसके रसूख और आपराधिक प्रवृत्ति के चलते उसको पकड़ पाने में असमर्थ है और खाना पूर्ति करने के लिए बार बार इस निर्दोष को गिरफ्तार कर रही है। वहीं आंसुओं की बाढ़ में डूबा अशोक कुमार शुक्ला का परिवार अब आत्महत्या करने की तैयारी कर रहा है। अब जहां हर कोई इस पूरे मामले को सुनकर हैरत में है, वहीं पुलिस का कहना है कि इस छोटी सी गलती को सुधारा जा सकता है, लेकिन देखना होगा कि आखिर ये गलती कब सुधरती है। बुलंदशहर के थाना खुर्द में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कानून के ही एक मुहाफिज ने एक खाकीदारी पर संगीन इल्जाम लगाए। थाने में तैनात सिपाही का आरोप है कि एसओ ने झांसा देकर बीवी की असमत के साथ खिलवाड़ किया। वहीं सिपाही ने न्याय न मिलने पर आत्मदाह की धमकी दी है। धुंधली तस्वीर में कैद सिपाही के अल्फाज सुने आपने, यकीनन सिर शर्म से झुक गया होगा। सिपाही नशे की हालत में अपनी बेबसी बयां कर रहा है, इंसाफ की गुहार लगा रहा है और खुदकुशी करने की धमकी भी दे रहा है। वो कांस्टेबल की बीवी है जिसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी गई। कांस्टेबल पति को दरोगा बनाने का झांसा दिया गया और बुलंदशहर के खुर्जा थाने में तैनात एसओ गणेश चौहान ने इंसानियत की सारी हदें लांघ दी। ये इल्जाम हमारा नहीं बल्कि पीड़ित महिला खुद बयां कर रही है। 1 महीने से थाना खुर्जा का एसओ महिला के साथ ज्यादती करता रहा, लेकिन कांस्टेबल पति से एसओ खुर्जा की काली करतूत छिप न सकी। पीड़ित सिपाही के मुताबिक उसने एसओ को रंगे हाथ पकड़ लिया। इस वारदात ने खाकी की मर्यादा को तार तार करके रख दिया है। अगर वाकई एसओ गणेश सच बोल रहे हैं तो कांस्टेबल और उसकी पत्नी अपनी इज्जत की साख पर बट्टा कैसे लगा सकते हैं। फिलहाल ये तो जांच का पहलू है,
लेकिन जांच के बाद ही पता चल सकेगा कि आखिरकार कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। अल्मोड़ा में एक बहन ने अपने ही भाई पर रेप का आरोप लगाया है। बहन का ससुराल में काफी दिनों से विवाद चल रहा था, जिसके चलते वो अपने मायके में ही रह रही थी। लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी मां की भी मौत हो गई। 6 जून को घर में अकेला पाकर उसके भाई ने उसके साथ दुराचार किया। जब उसकी भाभी ने देख लिया